नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज कमोडिटी स्पेशल में हम आज बात करने वाले हैं तेल और तिलहन की, क्योंकि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी हलचल हुई है इस हफ्ते और खबर भी आई और उस खबर पर मार्केट ने रिएक्ट भी किया। चने पर जिस तरह से स्टॉक लिमिट जुलाई के पहले हफ्ते में लगाई गई थी, उसके बाद लगातार कारोबारियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि इसमें रियायत दी जाए, तो सरकार ने उसको गंभीरता से लिया और उसमें रियायत दी। और रियायत के बाद चने की कीमतों में रिकवरी आई। जो दाल पर सरकार ने स्टॉक लिमिट लगाई, उसके बाद जो राहत मिली, उसके बाद दालों के दाम सुधरे। वायदा बाजार में चने के दाम बढ़े तो स्पॉट मार्केट में बाकी दालों के दाम भी बढ़े। दूसरी तरफ तेल और तिलहन को लेकर, चूंकि जब चने पर जब ओवरऑल दालों पर मूंग को छोड़कर स्टॉक लिमिट लगाने का फैसला लिया गया, तब ये चर्चा चल रही थी कि जब दालों पर स्टॉक लिमिट लग सकती है तो तेलों पर क्यों नहीं, क्योंकि दालों के मुकाबले तेलों के दाम ज़्यादा बढ़े हैं। और ये ठीक भी है, आंकड़ों में ये बात साबित भी हो रही है कि तेलों के दाम ज़्यादा बढ़े हैं कंपेयर टू एडिबल ऑयल। तो इस बात की आशंका बन रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार तेल और तिलहन पर भी स्टॉक लिमिट लगा देगी। ये आशंका बहुत कम इसलिए हो गई क्योंकि संसद में एक सवाल पूछा गया कि क्या खाने के तेल में भी जमाखोरी हो रही है क्या। तो इसका जवाब सरकार ने संसद में ये दिया कि राज्यों से तेलों की जमाखोरी को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि स्टॉक लिमिट लगाने का मतलब यही होता है कि होर्डिंग ना हो, सप्लाई पर्याप्त बनी रहे। तो अगर राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है तो फिलहाल तेल और तिलहन पर स्टॉक लिमिट लगने का खतरा भी टलता हुआ दिख रहा है। ये दो बड़े डेवलपमेंट है और इन दोनों खबरों पर दालों के मार्केट ने भी रिएक्ट किया, तेलों के मार्केट ने भी रिएक्ट किया। आज हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर बीबी मेहता, ईडी हैं सी के। हमारे साथ सुनील बलदेवा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आफ्टा के, एग्री फार्मर्स एंड ट्रेडर एसोसिएशन के। और साथ ही अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे चने के साथ, मतलब दाल की खबर के साथ। लेकिन उससे पहले मेहता जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मतलब अभी के हिसाब से जो अभी खरीफ की सोइंग चल रही है, दालों की भी चल रही है और तिलहन की भी सोइंग चल रही है, क्या खरीफ की सोइंग को ध्यान में रखते हुए ये जो दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए हैं दालों को लेकर या फिर तेलों पर जो बात कही गई कि जमाखोरी नहीं हो रही है, इस पर आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी मेहता जी? सॉरी या सी लास्ट वीक का जो खरीफ का डेटा आया है गवर्नमेंट का, उसके मुताबिक अभी तो 65% का हम स्टोरेज कंट्रोल की बात करें। 2018 में ऑयल सीड और ऑयल को स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर से बाहर निकाला गया है। तो एज ऑन डे एसएसए कॉमोडिटी के नीचे स्टोरेज कंट्रोल ऑर्डर है, उसमें ऑयल सीड और ऑयल है ही नहीं। दूसरा, जैसे आपने भी बताया, पार्लियामेंट में बताया कि भाई देयर इज इनफ सप्लाई अवेलेबल। जो कंसर्न है सप्लाई का नहीं, सप्लाई चेन तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना चाहे इतना तेल आपको मिल सकता है। जो प्रॉब्लम है प्राइस का है, प्राइस के वजह से गवर्नमेंट चिंतित है, इंडस्ट्री भी चिंतित है। एक लिमिट तक प्राइस ऊपर जाए तो अच्छा लगता है, भाई किसान को अच्छे दाम मिलते हैं। पर अभी जितने भाव ऊपर चढ़े हैं वो इसके वे एक चिंता का विषय तो पूरा है ही, और उसके लिए जिम्मेदार हम भी हैं। हमने लास्ट 15-20 साल में तिलहन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और इजीली आराम से आपको मलेशिया तो इंडोनेशिया से पाम मिल रहा था और बाकी जगह से सोया तो सनफ्लावर मिल रहा था, तो हमारा ध्यान था ही नहीं। हमने 3-4 साल पहले भी बताया था गवर्नमेंट को एक मीटिंग में कि साहब आज $500-600 में आपको पाम ऑयल या तो सोया $700 मिल रहा है, तो आपका 70-80,000 करोड़ का बजट है। पर जिस दिन 1,000 करोड़ हो गया भाव, तभी आपका क्या बजट हो सोच लीजिए। और आज क्या हुआ है, जो ये साल का मेरे ख्याल से जो हम एक रफ कैलकुलेशन कर रहे थे, कम से कम 1,25,000 करोड़ आज इंपोर्ट पे खर्च करना पड़ेगा। साथ में गवर्नमेंट को भी फायदा है। इंपोर्ट ड्यूटी में जो लास्ट ईयर 30,000 करोड़ मिला था, हो सकता है ये साल 40 से 45,000 करोड़ मिले। ये एक रेवेन्यू एंगल है। पर अल्टीमेटली तो आपको क्या है कि अपना जब तक उत्पादन नहीं बढ़ाएगा तब तक ये परिस्थिति रहने वाली है। और आज जब ये आप 70% आपका इंपोर्ट पे निर्भर है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट साथ आपकी मार्केट मूव होने वाली है, उसमें कोई
फर्क नहीं होने वाला है। आज जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, 90% हम डिपेंडेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे है। जो इनसे से भाव बढ़ता है तो हम भी अपने यहाँ लोकल में भाव बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसा ही एडिबल ऑयल में हो रहा है। तो अभी व्हाट इज द वे आउट? वे आउट ही कि अपना प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसके लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन होना चाहिए। 2 साल 3 साल से बात कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, आज तक अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। हम चाहते हैं कि उसमें हर साल 5,000 करोड़ नेशनल मिशन पे खर्च किया जाए, ताकि आपका उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, और अगले 5 या 10 साल में आप फिर से आत्मनिर्भर की तो और चढ़े। जो 70% की डिपेंडेंस है, 30 या 40% की डिपेंडेंस में आ जाए, वो एक अपना प्लान करना चाहिए। पता नहीं है गवर्नमेंट इतनी क्यों चिंतित नहीं है। और बाकी रहा जो भाव की लेवल पे 29 जून का जो भाव थे, और आज हम देखें आरबीडी पाम ऑयल इनकम से $115 बढ़ गया, सीपीओ $120 बढ़ा, और लोकल प्राइस आरबीडी पाम ऑयल की 6,000 बढ़ी। क्यों बढ़ी? गवर्नमेंट तो ड्यूटी कम की थी, भाव कम होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। और हर दफा ऐसा ही होता है, जब भी इंडिया की ड्यूटी कम होती है तो वहां डेस्टिनेशन भाव बढ़ जाते हैं। नवंबर में भी यही हुआ था, जब गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम की, अभी भी ड्यूटी कम की, नेक्स्ट डे से वहां प्राइस बढ़ी मलेशिया इंडोनेशिया में, और यहाँ के कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं मिला, गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ। और दूसरा बाकी रहा था आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट फ्री कर दिया, तो उसके वजह से क्या हुआ, आज मलेशियन मार्केट में इतना जबरदस्त बाइंग इंडिया से चल रहा है, उसके बाद वहां की मार्केट भी गई है। आज देखो कम से कम 100 से 150 पॉइंट ऊपर चलेगी। अगस्त का 108 पॉइंट ऊपर है, सितंबर और अक्टूबर का आप 140 बहुत पॉइंट के महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं डॉक्टर मेहता। आप ये कह रहे हैं कि जो ड्यूटी में कटौती हुई उसका कोई फायदा यहाँ मिला नहीं और दाम बढ़े हैं। ये बात बिल्कुल ठीक भी है कि दाम तो यहाँ पर बढ़े हैं। चलिए, तो एक मेरा पहला क्वेश्चन आपसे था, लेकिन चलिए अब हम बात कर लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं, चूंकि चने को लेकर डिसीजन आया है और तिलहन को लेकर आशंका खारिज हुई है। तो अब सुनील जी, मैं आपसे तिलहन को लेकर पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये हफ्ता तिलहन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की, आप लोगों ने लगातार सरकार को लिखा, सरकार को बताया कि क्या रियलिटी है, क्या ग्राउंड रियलिटी है, और सरकार ने उसको समझा भी, और इसीलिए जो दालों पर स्टॉक लिमिट लगाएगी उसमें राहत दी गई है। लेकिन आप ये बताएं कि अभी अब चूंकि इस हफ्ते दालों के दाम थोड़े से बढ़ गए इस रियायत के बाद, लेकिन आप बताएं कि अभी जो डिमांड सप्लाई के हालात हैं उसको देखते हुए क्या दालों का मार्केट अभी तेज रहने वाला है? क्या दालों के दाम अभी बढ़ेंगे, और या आपको लगता है कि सप्लाई के मोर्चे पर कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे में कोई बड़ी तेजी नहीं आने वाली है? सुनील जी। देखिए मूर्ति जी, जहाँ तक प्रोडक्शन का फर्क था, हमने 2 तारीख हमने जो सैटरडे को जो पीयूष गोयल साहब के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने बताया था कि आपके आंकड़े बुआई के ठीक थे, लेकिन जो प्रोडक्शन हुआ है एक्चुअल में वो हो नहीं पाया था, क्योंकि वेदर फेवरेबल नहीं था। आपको चने में बात करें तो ओगरा नामक रोग लग गया था, बारिश जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाई थी, सही टाइम पे नहीं हो पाई थी, इसलिए चने का भी प्रोडक्शन गवर्नमेंट 126 लाख में बता रही थी, लेकिन एक्चुअल में काफी कम है। केवल 2 स्टेट में ही केवल चने की प्रोडक्शन हुई थी, केवल गुजरात और महाराष्ट्र में, और वहां पे मंडियों में आवक के भी दिख रही है। लेकिन सरकार को ये लग रहा था कि इतनी बड़ी क्रॉप है, फिर भी भाव बढ़ रहे हैं और माल जो है जमाखोरी हो गई है। तो इसका जब उनको बताया गया, ये फर्क बताया गया, तो एक तो इसलिए सरकार को फर्क पड़ा। एक जैसे मेहता साहब ने बोला कि व्यापारी को न ज्यादा मंदे से फायदा होता है, न ज्यादा तेजी से फायदा होता है। यदि भाव जो है 10, 15, 20% के लगभग साल भर में चलता रहे तो सबसे बढ़िया है। हम आज यदि सोयाबीन की जैसे बात कर रहे थे, ये सोयाबीन हमारी 2800-3000 बिकती थी, आज हमारी सोयाबीन 8000 बिक रही है। इसका कारण क्या है कि हमने पहले किसानों को इसको बोने के लिए हमने उसको उत्साहित नहीं किया और भाव उसके दबे रहे। एक दिन आया कि हम भी डीजल और पेट्रोल की तरह हम भी सोयाबीन और पाम ऑयल में बाहर के लिए डिपेंडेंट हो गए। आज यदि हम दालों में भी ध्यान नहीं करेंगे और किसानों को भाव तिलहन और दलहन का जब तक गेहूं और चावल से ज्यादा नहीं मिलेगा तब तक वो स्विच ऑफ नहीं होंगे। जब तक स्विच नहीं होंगे हम आत्मनिर्भर नहीं होंगे। एक दिन ये भी दाल की भी आ जाएगी कि हम दाल पे हम भाव ये देखेंगे कि यदि कनाडा में भाव यदि $1000 के है तो हमें $1000 का ही माल मंगाना पड़ेगा और वो माल आके हमारे को 80 रुपया पड़ेगा। और यदि हम उसकी दाल बना के बेचेंगे तो वही 200 रुपए किलो पड़ेगी। तो हमें ये जरूरी है कि हम 1-2 साल तक
ये हो सकता है, मैंने पहले भी आपको आपके चैनल पे ही बताया था कि यदि 250 लाख टन दाल कहती है सरकार, कहती है पैदा होती है, यदि हम इसको जनसंख्या में बांटेंगे तो हम केवल रोज का 5.5-6 रुपए की दाल खाते हैं। तो इसमें यदि 10-20% बढ़ जाता है तो 7 रुपए की दाल जो है पर आदमी को, पर व्यक्ति को पड़ेगी। इसलिए इसमें इतना बड़ा तेजी मंदी नहीं होएगा, जबकि ये माना जाता है कि 45 से 55% तक जो खाने वाले हैं वो एक्चुअल में किसान ही हैं, उपभोक्ता भी किसान ही है। तो हमें एक तरह ये फैसला लेना पड़ेगा कि हम किसानों को भाव दिलाएं या फिर हम कंज्यूमर को सस्ते रेट पे दिलाएं। दोनों चीजों में हम यदि बैलेंस करने जाएंगे तो हम अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते। किसानों को यदि फायदा पहुंचाना है तो हमें पर हेक्टर प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उनको भाव अच्छे दिलाने पड़ेंगे, और जो वेदर कंडीशन उनको कैसी है वो सही टाइम पे सही अच्छे से अनुमान उनको देना होगा। क्योंकि हम इस बार भी देख रहे हैं कि हम नॉर्मल वेदर की बात कर रहे थे, लेकिन हम नॉर्थ में यदि नॉर्थ वेस्ट का देखें तो वेदर अभी बहुत कम है और काफी 15% से लेकर 27% तक पिछले अभी जो आई है 2 दिन पहले की रिपोर्ट, उसमें इतना कम बारिश है। तो यदि वेदर की रिपोर्ट ठीक नहीं होगी तो फसल किसान टाइम पे नहीं बो पाएगा, उनको पानी फसलों को सही टाइम पे नहीं मिलेगा तो फसलें हो नहीं पाएगी। हम आंकड़ों में फसलें जरूर दिखा देंगे, लेकिन ये यील्ड कम आएगी तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होएगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जहां तक आपने डिमांड का सप्लाई की बात करी, तो डिमांड जो है अगस्त सितंबर और अक्टूबर 3 महीने में दालों की रहती है, क्योंकि इस समय बारिश आ जाती है, बारिश के बाद सब्जियां खत्म हो जाती है, आम का सीजन खत्म हो जाता है, त्योहारी सीजन जो है राखी है, गणेश चतुर्थी है, दीपावली है, दशहरा, ये सब चालू हो जाते हैं तो उसकी डिमांड रहती है। हालांकि इस बार कोविड के समय ये डिमांड कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, ये जरूर देखने की बात होगी। वेडिंग डिमांड भी आफ्टर नवंबर बढ़ जाती है, तो ये सारी डिमांड को जरूर देखना होगा। यदि डिमांड हमारी नॉर्मल रहती तो इस साल जरूर दालों के जो है हमें सप्लाई जो है काफी टाइट थी और काफी तेजी दिखाई देती। लेकिन चूंकि इस बार डिमांड कम है, 10-15% डिमांड की कमी आई है और 15-20% की क्रॉप की कमी है, तो वो लगभग कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। इसलिए मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा घबराने की बात नहीं है। आपने ये भी देखा कि थोड़ी लगभग स्टॉक सीमा दालों पे, मिलों पे अब बिल्कुल नहीं है। 6 महीने का स्टॉक भी ज्यादातर मिलें नहीं रखती है, 1-1.5 महीने का रखती है, तो सफिशिएंट स्टॉक उनके पास भी है। इंपोर्ट की दालों पे बिल्कुल सरकार ने छूट दे दी है, केवल 4 दालों के ट्रेडर के ऊपर है, जो उसमें भी आप 4 तरह की दालों पे है वो स्टॉक लिमिट है, जो ज्यादा तेज थी दालें। उसमें हालांकि सरकार ने चना अभी भी उसमें इंक्लूड रखा है, जबकि चना जो है एमएसपी से अभी भी बहुत नीचे बिक रहा है, तो ये एक जरूर आश्चर्य की बात है। लेकिन बाकी 3 दालें जो मसूर, तुअर और उड़द, वो 3 दालें एक्चुअल में अच्छा। क्योंकि हमें मसूर जो है हमें बाहर पे ही निर्भर है और बाहर काफी तेज है, इसलिए मसूर पे लिए जरूरी था कि स्टॉक लिमिट रखें। राइट, ओके, तो ये आपने डिटेल में समझाया कि दालों का गणित क्या है, दालों की डिमांड और सप्लाई के हालात इस वक्त क्या हैं और सरकार ने जो फैसला किया है उसका ग्राउंड पर क्या इंपैक्ट दिखा है और आज दिखेगा। लेकिन अजय जी, अब चूंकि मार्केट की नब्ज को आप बखूबी समझते हैं, जानते हैं, आप जरा बताएं सर कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो लोग पल्सेस में ट्रेड लेते हैं, अगले हफ्ते क्योंकि ये हफ्ता बड़ा एक्शन वाला रहा, चूंकि वायदा में चना का एक्टिव ट्रेड होता है तो वहां पर बड़ा एक्शन हमने देखा, निचले स्तर से काफी तेजी भी आई। आप बताएं कि नेक्स्ट वीक चने के लिए कैसा रहने वाला है और किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। गुड इवनिंग मित्र जी। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था कि देखिए चने के फंडामेंटल, जैसे सुनील जी ने भी बताया, काफी मजबूत है, स्ट्रांग है। खाली जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन थे जिसकी वजह से प्राइस में ड्रॉप था, अभी भी अगर हमें देखें तो टेक्निकल चार्ट पे जो ओवरसोल्ड था वो अब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। आई थिंक अगला हफ्ता काफी स्ट्रांग रहेगा। 5000 के करीब अगर मिलता है या ऑलरेडी भाव 5000 के करीब ही अगस्त फायदे को लेके चलिए। हमें लगता है इंपॉर्टेंट हर्डल जो रहेगा 5150 से 5180 का रेंज रहेगा, और ये लेवल तोड़ देता है तो हो सकता है 50 to 50 का भी लेवल दिखा दे, क्योंकि जैसे जैसे हम अगस्त में एंटर करेंगे डिमांड भी इंप्रूव होती जाएगी। तो ओवरऑल मुझे लगता है अगला हफ्ता चने के लिए काफी स्ट्रांग और शानदार रहना चाहिए। और हम आपको बता रहे हैं कि तेल, तिलहन और दलहन में क्या एक्शन दिखा है और आगे क्या एक्शन दिखने वाला है। अब मेहता जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, सोयाबीन के दाम तो वायदा बाजार में 8600 के भी पार चले गए और स्पॉट मार्केट में अभी किसी ने मुझे मैसेज किया है कि 9000 के ऊपर भी चला गया है प्लांट पर भाव सोयाबीन का, और ये कहा जा रहा है कि चूंकि शॉर्टेज है, सप्लाई नहीं है सीड की, उसका इम्पैक्ट हम प्राइस के ऊपर देख रहे हैं।
और इसलिए दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप बताएं सर कि ऐसे में आपका क्या कहता है एनालिसिस ऑयल सीड मार्केट को लेकर। ऑयल मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, तिलहन की बात कर रहा हूं, सोयाबीन की, मस्टर्ड की। क्या यहां पर अभी कुछ और टाइटनेस आप देख रहे हैं और तेजी देख रहे हैं? सोयाबीन सीड के दाम बढ़े हैं, उसकी दो वजह है। एक तो अपना जो क्रॉप एक्सपेक्टेड था 104, 105, इससे ऐसा लगता है कि क्रॉप कम है, मिसमैच भी जो डिमांड सप्लाई हो रहा है। दूसरा जो एनसीडेक्स में वायदा चल रहा है उसमें उसका भी एक वजह हो सकती है। ये दो चीज है। और तीसरा जो है इंटरेस्ट प्राइस इतनी ऊपर चले गए। मैं अभी देख रहा था एक महीने में कम से कम $160 बढ़ गया है, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ लोकल में आया है। और इसके वजह से हमने भी आज सोयाबीन मिल भी कुछ 73,000 हो गया है। तो पोल्ट्री इंडस्ट्री कैसे जिंदा रहेगी? तो हमने गवर्नमेंट को एक मेमोरेंडम भेजा है कि आप सोयाबीन मिल जो जीएम सोयाबीन मिल है उनका इंपोर्ट खोल दीजिए और अगले 3 महीने के लिए खोल दीजिए, ताकि सोयाबीन मिल आएगा तो यहाँ पोल्ट्री इंडस्ट्री जिंदा रहेगी और साथ में उसका एक प्रेशर भी आएगा लोकल प्राइस पे। क्या सोयाबीन के इतने दाम कभी सोचा नहीं था, मिल के दाम कभी सोचा नहीं था, तो वो भी उसके प्रेशर में आएंगे। अगर शॉर्टेज है तो शॉर्टेज निकल जाएगी और जो स्पेकुलेशन ज्यादा हो रहा है वो भी कंट्रोल में आएगा। और थोड़ा सेबी और एनसीडेक्स वहां भी एक ध्यान देना चाहिए कि रियली वास्तविक में शॉर्टेज की वजह से है या स्पेकुलेशन की वजह से ये मार्केट इतनी तेज हो रही है। वो भी एक ध्यान सेबी और एनसीडेक्स को देना पड़ेगा और जरूर हो तो स्टेप लेना पड़ेगा ताकि वो कंट्रोल हो। ऐसी मार्केट कभी वॉलेटाइल मार्केट चल नहीं सकती है, इसमें तो पोल्ट्री इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। हाँ। और दूसरा आपका एक क्वेश्चन क्या था? ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत दिक्कत आएगी। यही था सर, यही सवाल जो आपने बताया कि आपने बताया कि दाम क्यों बढ़े हैं, उसके पीछे आपने जो वजह बताई वो बहुत वैलिड रीजन है और आपकी डिमांड भी काफी वैलिड है, क्योंकि पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से लगातार ये डिमांड की जा रही है कि उनको राहत मिले। तो ये जो आपने वो लिखा है, देखते हैं कि इसके ऊपर सरकार क्या फैसला लेती है। लेकिन अजय केडिया जी बिल्कुल संक्षेप में आप बताएं कि ऐसे में फंडामेंटल को देखते हुए। जी 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 बोलें सर, मेहता जी बोलें। सिर्फ पहले पोल्ट्री इंडस्ट्री वाले सोयाबीन की इंपोर्ट की डिमांड कर रहे थे। सोयाबीन में क्या प्रॉब्लम है? नॉर्मली जीएम सोयाबीन मिल रहा है वर्ल्ड में और उसके वजह से ऑब्जेक्शन आ रहा था क्वारंटाइन इश्यू के लिए। सोयाबीन मिल में वो तो इश्यू है ही नहीं। सोयाबीन मिल है तो पाउडर है और साथ में आज हम ठीक है वो कोई इशू नहीं। ये बात बिल्कुल आपकी डिमांड बिल्कुल वैलिड है, वैलिड डिमांड है और हमने ये दिखाया भी था, हमने ये खबर भी चलाई थी। आपकी डिमांड बहुत वैलिड है सर। वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा मेहता जी। केडिया जी बिल्कुल संक्षेप में आप बताएं कि अगले हफ्ते के लिए तेल और तिलहन पर क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? बिल्कुल संक्षेप में सर, वक्त कम है। बिल्कुल जी, अगर देखें जिस ढंग से फंडामेंटल डेली बेस पे चेंजेस हो रहे हैं, बट अभी हमें लगता है टेक्निकली चार्ट पे काफी स्ट्रांग मूव है। खास करके सोयाबीन की बात करें तो 8500 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग है जो 8850 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं सीपीओ और रिफाइंड सोया की बात करें तो रैली कंटिन्यू है। 1100 के ऊपर सीपीओ काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है जो 1145 तक, जो इंटरनेशनल में करीबन 4250 4300 तक भी रिंगिट में दिखा सकता है। और लास्ट सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें लगता है 1400 का लेवल जल्द तोड़ के 1420 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी आपने बताई बिल्कुल संक्षेप में। बलदेवा जी, अभी तो जो राहत मिली है स्टॉक लिमिट में दलहन पे, क्या अभी कुछ और राहत मिलने की उम्मीद है या इतनी राहत अभी यही रहेगी और फिलहाल इसमें कुछ और राहत की संभावना नहीं है? क्या बातचीत हुई है आप लोगों की सरकार के साथ? संक्षेप में सर। मुझे लगता है केवल चने को बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि चना जो है काफी मात्रा में अवेलेबल भी है और चना एमएसपी से काफी नीचे भी चल रहा है। जहां तक मसूर की बात करें, मसूर जरूर हमें ड्यूटी घटानी पड़ेगी, क्योंकि बाहर इंटरनेशनल मार्केट काफी टाइट चल रहे हैं और कनाडा का वेदर भी अभी फेवरेबल नहीं है। और जहां तक ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में चने की बुआई भी अच्छी है और मसूर की बुआई भी अच्छी है, तो वहां से मंगा सकते हैं। चना भी आ सकता है यदि बढ़े तो, कुछ दाम बढ़े तो। हालांकि मुझे लगता है कि चना सरकार के पास अच्छी मात्रा में है, करीबन 4,70,000 टन पीएसएस का और पीएसएफ में भी 6 लाख टन पुराना है, नए में भी करीबन 7 लाख टन की सरकार के पास खरीद है। तो सरकार के पास स्टॉक अच्छा है। ठीक है, तो हमारी केवल डिमांड केवल यही रहेगी कि चने को इससे बाहर कर दिया जाए। बाकी सर अभी जो सरकार ने रियायत दी है वो एक सराहनीय है और हम उसका स्वागत करते हैं।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो सरकार ने रियायत दी है ये ठीक है, लेकिन चने को भी स्टॉक लिमिट के दायरे से बाहर करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुनील जी आपका, मेहता जी आपका और अजय केडिया जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में बात करने के लिए कि ये हफ्ता कैसा रहा तिलहन के लिए, दलहन के लिए और नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।